हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सीबीएसई बोर्ड का एक और पेपर। ये पेपर 2016 में आया था बेटा, अकाउंट्स का पेपर आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा एक ही पेपर बचता है, वो अकाउंटेंसी का 2015 का पेपर बचता है। चलो जी, विदाउट अ फर्दर डिले स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा, सबसे पहली बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आज की तारीख में 50 हो सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये गलत फहमी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऐसा कहा है। बेटा, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं कहा, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक स्पेसिफाइड सेक्शन है बेटा, उसने पहले इस लिमिट को बढ़ाकर 100 किया था, बाद में इस लिमिट को दोबारा रेस्ट्रिक्ट करके 50 कर दिया गया। तो ये 50 नंबर ऑफ पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 में बनाए हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। ABC were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admitted B as a new partner for 1/8 share in the profit, which he acquired 1/16 from B, 1/16 from C. Calculate the new BSR between A, B, C, D. बेटा, ए ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो ए का तो जो पुराना शेयर था वही नया शेयर है। बी के एंगल से सोचो, पुराना शेयर था 2/6, 1/16 आपने डी को दे दिया है, तो एलसीएम ले लो जी, नया शेयर निकल जाएगा बी का 13/48। चलो जी, सी के एंगल से सोचते हैं, पुराना शेयर 1/6, आपने भी 1/16 दे दिया है, तो 48 वुड बी द एलसीएम 5/48। डी को क्या मिला है? डी को मिला है 1/8, 1/8 को भी कन्वर्ट कर लो 48 में, यानी कि 6/48, और ए के शेयर को भी बेटा 48 में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 24/48। तो नई पीएसआर क्या होगी? 24:13:5:6। चलो जी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा, थर्ड क्वेश्चन कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन। बेटा, अगर मैं इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पे को कंपेयर कर रहा हूँ, देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो रही है, तो इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर में कम्स टू एन एंड। ठीक है ना जी, जो इकोनॉमिक रिलेशन है पार्टनर के बीच वो खत्म हो रही है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर विल कंटिन्यू, दो इन अ चेंज फॉर्म। बस चेंज फॉर्म रहेगी बेटा, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन कंटिन्यू रहेगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर की वजह से हुई हो, चाहे डिविजन रिटायरमेंट की वजह से हुई हो। फोर्थ क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, सीधा फिफ्थ पढ़ते हैं। On 1st of January 16, the first call of 3 per share became due on 1 lakh equity share issued by Kamini Limited. Karan, a holder of 500 share, did not pay the first call money. Arjun, a shareholder holding 1000 share, paid the second and final call of rupee 5 per share along with the first call. ठीक है जी। कहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कोलसन एरिया कोलसन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। आपको बताया गया बेटा, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, सेकंड एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की है, और 1 लाख शेयर्स हैं, तो बेटा 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर है उसने ये कॉल मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 500 शेयर पे 3 नहीं दिए तो 1500 नहीं दिए। और एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है उसने सेकंड कॉल के पैसे एडवांस दे दिए। बाबू, अगर उसने सेकंड कॉल के पैसे एडवांस दे दिए 1000 शेयर पर, तो 5000 एडवांस दिए, जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो वो नहीं देगा। मुझे सिर्फ इसकी एंट्री करनी है, तो कर देते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्सन एडवांस अकाउंट। बेटा, फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपए की थी, कॉल्सन एडवांस पर 5000 रुपए आए, 1500 रुपए की कॉल्सन एरियर्स थी, बैंक में पैसे आए होंगे 3,03,500 रुपए। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहते हैं नुसरत एंड सोनू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 during the year ended 31st of March 15. Nusrat had withdrawn 15,000. Interest on her drawings amounted to rupees 300. Pass the necessary journal entry for charging interest on drawings, assuming that capital of the partner were fixed. बेटा अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से बेटा क्या होता है, कैपिटल हो या करंट दोनों कम हो जाते हैं। फिलहाल फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट में चला जाएगा, तो भैया कर दो एंट्री, नुसरत के करंट को कम कर दो, नुसरत करंट अकाउंट डेबिट। बेटा करंट हो या कैपिटल क्रेडिट करके बढ़ाया जा सकता है, अगर कम करना है तो डेबिट करके कम करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 300 रुपए से ही एंट्री कर देना, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब बेटा ये 3 मार्क क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा इसको अच्छे से। KTR लिमिटेड इशूड 365 9% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच on 4th of March 16. Pass the necessary journal entry for the issue of debenture in the following situation. When debenture are issued at par, redeemable at 10% premium. ठीक है जी, पहले यही सिचुएशन कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 365 डिबेंचर इशू हुए हैं 1000 के हिसाब से, तो जो पैसे आपको रिसीव हुए होंगे वो 3,65,000 रिसीव हुए होंगे। बेटा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रिडेम्पशन हुई है 10% प्रीमियम पर, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम इज अ लॉस टू द कंपनी, और दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और जितना लॉस है उतना ही बेटा प्रीमियम की लाइबिलिटी बनाना मत भूलना, क्योंकि रिडेम्पशन पता नहीं कब होगी। आज तो लाइबिलिटी बना दो कि लाइबिलिटी पे प्रीमियम देना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 3,65,000 आपके पास आए थे, 10% प्रीमियम है तो 36,500 का ही लॉस, 36,500 की ही लाइबिलिटी क्रिएट कर लो। बेटा नेक्स्ट पार्ट मुझे कहते हैं व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है जी, ये भी कर देते हैं सॉल्व फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हुए डिबेंचर, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सारे लॉस डेबिट होते हैं बेटा, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। ये एक लाइन मैंने क्यों छोड़ दी बेटा, क्योंकि रिडेम्पशन पर प्रीमियम है और वो भी लॉस होता है कंपनी का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो जितना लॉस है बेटा उतना ही प्रीमियम है, क्योंकि आज पे नहीं करना, लाइबिलिटी बना लो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब बेटा 3,65,000 के डिबेंचर थे, लेकिन डिस्काउंट है शायद 6%, 6% डिस्काउंट है, तो 6% एक मिनट निकाल लेते हैं हम, कितना बैठता है बेटा, 6% बैठता है 21,900 रुपए, यानी कि एप्लीकेशन पर पैसे कितने आए होंगे मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। 343100 पैसे रिसीव हुए होंगे, 343100, 343100 पैसे रिसीव हुए होंगे
21,900 रुपए के डिस्काउंट है, यानी कि डिबेंचर के सामने लेकिन फेस वैल्यू लिखना 3,65,000 के डिबेंचर थे। अब बेटा 5% का लॉस हुआ, इसका 5% निकालिए 18,250, और यही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है 18,250। आगे बढ़ जाते हैं जी 8 क्वेश्चन की तरफ। स्टेट एनी 3 circumstances other than admission of a partner, retirement of a partner or death of a partner which need for the valuation of goodwill of a firm may arise। बेटा इन तीनों के अलावा कौन सी ऐसी 3 और सिचुएशन है गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक तो आपका चैप्टर ही है चेंज इन पीएसआर, वहां पर भी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है। उसके बाद बेटा अगर आप अपने बिजनेस की सारी एसेट्स किसी को बेच रहे हो, ठीक है जी, और बिजनेस चलता रहेगा, सेल ऑफ एसेट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में भी आप कंपनसेशन की डिमांड करोगे। थर्ड वन बेटा अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑल्दो आप अभी अमेलगमेशन से अवेयर नहीं हो, बेटा अमेलगमेशन होता है जब दो पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाए, ठीक है जी। तो अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर भी बेटा कहीं ना कहीं गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होगी। तो ये है बेटा बचे हुए 3 सर्कमस्टांसेस। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख, लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ पीसी ऑफ परचेज कंसीडरेशन गिवन है मुझे क्वेश्चन में 4,49,500। 8,500 will be paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited payable after 3 months. The balance was paid by issuing of equity share of 10 each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा, कर देते हैं खैर फटाफट से। सबसे पहले बेटा आप एसेट्स खरीद रहे हो 7 लाख की, जब भी एसेट्स बिजनेस में आती है डेबिट होती है, आपने एंट्री की होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कुछ लाइबिलिटीज भी आ रही है आपके पास, तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और पीसी पे करनी है हमें संचार लिमिटेड को। बेटा एक बार ध्यान रख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, सारी एसेट्स डेबिट करने के बाद एक लाइन छोड़ देना। वो क्यों छोड़ देना अभी पता लगता है आपको। एसेट्स है 7 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपए की। अब मुझे टोटल कायदे से तो 5 लाख पे करने चाहिए, पर क्वेश्चन है आपने 4,49,500 पे करे, ये 40,500 रुपए कम पे करे हमने, तो बेटा ये हमारा फायदा हो गया। ठीक है जी, फायदा या नुकसान, नुकसान होता तो हम बेटा गुडविल के नाम से डेबिट करते, हम ये मानते अगर ये नेट एसेट्स 5 लाख की और क्वेश्चन कहता है आपने 6 लाख पे करे, तो मैं मानता 1 लाख रुपए की गुडविल बाय की होगी, तो इसी एक लाइन में गुडविल को डेबिट कर देता। अभी फायदा हुआ है, क्योंकि ये फायदा बिजनेस से नहीं हुआ, आपकी दुकान से नहीं हुआ, तो इस फायदे का नाम आपको कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ेगा। अगर दुकान से फायदा होता तो ये रेवेन्यू रिजर्व या सरप्लस के नाम से चला जाता। अब हमने कैसे डिस्चार्ज किया बेटा पीसी, वो देखते हैं सेकंड एंट्री में। संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और क्वेश्चन ने कहा आपने शेयर्स दिए हैं 10% प्रीमियम पर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लोग उत्तर जी आराम से समझना। संचार लिमिटेड 4,59,500, 8,500 के आपने बिल्स पेबल दिए, यानी कि जो बचे पैसे वो कितने बचे, 4,51,000 रुपए बचे, इसमें से माइनस करने के बाद क्वेश्चन ने बताया कि बेटा 10 रुपए का एक शेयर है, जब 10% प्रीमियम पे है, 10% प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू का 10% निकाला तो 1 रुपए आ गया। 11 रुपए का मेरा शेयर है, देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे, 41,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, जिसमें से 10 रुपए की तो फेस वैल्यू है और बचा हुआ 1 रुपया बेटा प्रीमियम का है। तो बेटा मेरा मानना यह है सबसे पहले ना नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर की कैलकुलेशन जरूर किया करो, ये आसान कर देता है क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप द, शुरू की बातें सारी खराब है, कुछ नहीं जरूरत है, ये पढ़ो जी। For raising funds, the company decided to issue 7,50,000 equity share of 10 each at a premium of 50%. ठीक है जी। The whole amount was payable on application. Application for 20,000 share were received. Application for 50,000 share were rejected, and share were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. और मुझे इसकी बेटा जर्नल एंट्री करनी है,
रही बात दो वैल्यू की, तो बेटा वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने शुरू की 2 लाइनें भी छोड़ दी थी। ठीक है जी। बेटा एप्लीकेशन पर 10 + 5 है, 50% प्रीमियम है, फेस वैल्यू का निकलेगा जी। सबसे पहले आपकी कंपनी 7.5 लाख शेयर इशू कर सकती है, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई बेटा वो 20 लाख शेयर के लिए रिसीव हुई। और क्वेश्चन ने बताया कि आपने क्या किया, 50,000 शेयर को तो रिजेक्ट कर दिया और बचों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, यानी कि 19.5 लाख को बेटा 7.5 लाख शेयर दे दिए। तो ये जो डिफरेंस है बेटा 12 लाख शेयर का, यही एडजस्टमेंट है, और बचा हुआ 50,000 रिजेक्शन है। बेटा अब ये टेबल जिससे सीख चुके हो ना, उसी की तरह टेबल बनाना, क्योंकि हर एक टीचर का एक यूनिक स्टाइल है टेबल को बनाने का। अगर किसी ने से नहीं सीखी तो मेरी रिविजनरी वीडियो को रेफर कर सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चलो खैर पढ़ते हैं। 20 लाख शेयर पर 15 रुपए आए, यानी कि 3 करोड़ रुपए आपके पास आए हैं। 7.5 लाख शेयर पर 10 रुपए शेयर कैपिटल के हैं। 7.5 लाख शेयर पर 5 रुपए, 75 लाख रुपए शेयर कैपिटल के हैं। 7.5 लाख शेयर पे 5 रुपए, 37,50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के आए। अब बेटा सबसे काम की बात यह है कि ये 12 लाख रुपए की अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आई हुई है, तो अब वो एडजस्ट कहाँ करोगे, कोई फर्दर कॉल तो है नहीं, तो इनके भी पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, और बचे हुए 50,000 शेयर के भी रिफंड करने पड़ेंगे। तो 12.5 लाख शेयर के 15 रुपए रिफंड, ये अमाउंट बैठेगी बेटा 1,87,50,000। ये टोटल पैसे रिफंड हो जाएंगे। चलो जी अब कर लो जर्नल एंट्री फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3 CR, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 3 करोड़ रुपए टोटल आपके पास आए हैं, जिसमें से शेयर कैपिटल के पैसे 75 लाख हैं, प्रीमियम के पैसे 37,50,000 रुपए हैं, बाकी पैसे रिफंड होने हैं 1,87,50,000 रुपए। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन बेटा, ये वर्ड पी हो क्यू होगा, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 on 1st of April 14 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed amount of 75,000। ठीक है जी, आर को गारंटी दे डाली आपने कि तुझे तो 75,000 मिलेंगे। The new PSR between P and Q remains the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। अच्छा जी, इनकी रेशो तो सेम है, लेकिन गारंटी 3:2 में बियर करेंगे। The profit of the firm for the year ended 31st of March 15 was 4 lakh, और आपको P&L appropriation account बनाना है। चलो जी ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है पेपर काफी आसान आया हुआ है। तो बेटा हम बना रहे हैं P&L appropriation account, आप पेपर में पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे आप। हमें तो फिलहाल जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इग्नोरेंट वे में फॉर्मेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने 4 लाख रुपए को ब्रॉट डाउन कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है जी, पी क्यू एंड आर। बेटा आर का शेयर है 1/8, 4 लाख का 1/8 यानी कि 50,000, पर इसको तो गारंटी मिली हुई है कि तुझे 75,000 रुपए मिलेंगे, तो मिलेंगे 75,000। अभी एक बार बैलेंस प्रॉफिट निकालो। बैलेंस प्रॉफिट आ गया 3.5 लाख रुपए का, और पी एस आर थी पी और क्यू की 5:3,
तो एक बार जरा इनके हिस्से का प्रॉफिट निकाल देते हैं। टू वन एट 750 ये पी के हिस्से का प्रॉफिट है। वन थ्री वन टू फाइव जीरो ये बी के क्यू क्यू के हिस्से का प्रॉफिट है। अब बेटा अगर आपको गारंटी मिली हुई है 75,000 मिलेंगे तो आपको तो 75,000 मिलेंगे, बच्चे में 25,000 कौन देगा? बेटा 3:2 में डेफिशिएंसी बियर करने की बात हुई थी। 25,000 को 3:2 में बांट दो तो 15,000 ये बियर करेगा, 10,000 क्यू बियर करेगा और 15,000 से कैपिटल एक बढ़ जाएगी और 10 से एक कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आर को मिल जाएंगे टोटल 75,000 रुपए, क्यू को 121,250 और पी को 203,750। ऐसे इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। विकास विशाल वैभव वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। The firm closes its books on 31st of March every year. On 31st of December 15, Vaibhav died, and on that date, his capital account showed a credit balance of 380. Goodwill of the firm was valued at 120,000. There was a debit balance of 50,000 in the P&L appropriation, P&L account. Vaibhav's share of profit in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 5 year. The average profit for the last 5 year was 75,000 और आपको जर्नल एंट्री करनी है वैभव की डेथ पर। तो पहले गुडविल की एंट्री करते हैं जी। बेटा पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 दी हुई है, वैभव का शेयर है, सबसे लास्ट पार्टनर है 1/5, तो 24,000 रुपए की गुडविल। ये तो ये मिल जाएगी वैभव को। तो वैभव कैपिटल अकाउंट, वैभव की कैपिटल को हमने बढ़ा दिया 24,000 रुपए से। बेटा बचे हुए दोनों पार्टनर की रेशो 2:2 है, क्योंकि पूरी फर्म की रेशो ये थी। तो इन्होंने क्योंकि इक्वल गेन किया है तो ये इक्वली बियर कर लेंगे इस अमाउंट को। विकास और विशाल, विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की कैपिटल को आप कम कर दो 12,000 रुपए से। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है बेटा 50,000 रुपए, ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटो, डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट करके बांटा जा सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विकास विशाल और वैभव, ₹50,000 का लॉस हुआ है। 2:1 में पेयर करेंगे 20,000, 20,000 और 10,000 रुपए। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। गुडविल की एंट्री कर दी, लॉस की एंट्री कर दी, अब प्रॉफिट की एंट्री करनी है। बेटा पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे मुझे प्रॉफिट निकालना है। 75,000 का पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट है। डेथ हुई है वैभव की 31 दिसंबर को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है और डेथ हुई है 31 दिसंबर को। तो फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ चला है, 9 महीने चला है और वैभव का शेयर है 1/5। ठीक है जी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 11,250 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा वैभव के हिस्से का। तो हम इसे P&L सस्पेंस के नाम से डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट, टू वैभव कैपिटल अकाउंट 11,250 रुपए ये मिल जाएंगे वैभव को। अब बेटा जितना भी टोटल बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दो। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट
उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दो टू वैभव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू वैभव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसकी कैपिटल में बैलेंस था 3,80,000 रुपए। एक तो वैभव को 24,000 रुपए ये देने हैं, ठीक है जी। एक वैभव को 11,250 रुपए ये देने हैं और वैभव से 10,000 रुपए लेने हैं। तो भैया कैलकुलेट कर देते हैं। 10,000 अगर वैभव से लेने हैं तो वैभव को टोटल पैसे देने हैं 4,05,250। ये अमाउंट ट्रांसफर कर दो उसके एग्जीक्यूटर को, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। Next question number 13. L and M were partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. On 28th of February 16, the firm was dissolved after transferring assets other than cash and the outsider liabilities to the realization account. You are given the following info. ठीक है जी। और मुझे नीचे क्या कहता है, pass the necessary journal entry for the above transaction in the books of firm assuming that all payments were made by check. सारी पेमेंट चेक से हुई है। आओ जी करते हैं चेक से पेमेंट। A creditor for 1,40,000 accepted building of valued 180 and paid to the firm 40,000। एक क्रेडिटर जो 1,40,000 का था उसने 1,80,000 की बिल्डिंग ले ली और बचे हुए पैसे फर्म को पे कर दिए। भैया अगर बचे हुए पैसे फर्म को पे कर दिए तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए और बेटा रियलाइजेशन के नाम से ही पैसे आएंगे ये, क्योंकि कोई एसेट बचती नहीं जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री खत्म। सेकंड, a second creditor of rupee 30,000 accepted machinery valued at 28,000 in full settlement of his claim। बेटा एक लाइबिलिटी एक एसेट के साथ सेट ऑफ हो गई, इसकी कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, छोड़ दो जी। A third creditor amounted to rupees 70,000 accepted 30,000 in cash and investment of book value of rupee 45,000 in full settlement of his claim। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है। अगर एक 70,000 के क्रेडिटर ने 30,000 रुपए कैश में ले लिए, मैं इसकी एंट्री तो करूंगा। बची हुई अमाउंट से एक बेटा बची हुई एसेट सेट ऑफ हो गई है, अगेन उसकी कोई एंट्री नहीं करूंगा। तो भैया अगर मैंने पे किया, क्रेडिटर का कोई नाम नहीं बचता अगर रियलाइजेशन में लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। तो आप नाम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और पे कर दो जी 30,000 रुपए। ये थर्ड एंट्री भी खत्म हो गई। फोर्थ, लॉस हुआ है डिसोल्यूशन पे 4,000। लॉस हमेशा डेबिट होता है, अगर वो बांटना है तो क्रेडिट करके बांट सकते हो। टू, रियलाइजेशन अकाउंट, एल और एम पार्टनर थे, इन दोनों की कैपिटल को कम कर दो। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। 4,000 का लॉस हुआ, 2:3 थी शायद इनकी, 2:3 में बांट देना बेटा। 1,600 रुपए और 2,400 रुपए से इनकी कैपिटल को कम कर देना। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अशोक भीम चेतन पार्टनर है किसी फर्म में 3:1 में। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 15 was as follow। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल्स पेपर, जनरल रिजर्व और कैपिटल गिवन है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक गिवन है जी। बाबू इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल कर दिया 1st of April 15 से। फॉर दिस इट वाज एग्रीड एट फर्म की गुडविल 3 लाख है, लैंड को रिवैल्यू करना है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है और क्रेडिटर में जो 12,000 रुपए उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया उसको भी राइट ऑफ करना है। मुझे प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आओ जी बनाते हैं फटाफट से। बेटा मैं इनके नाम के ना इनिशियल यूज कर रहा हूँ, ए बी और सी एन के नाम के इनिशियल। तो मैं नाम एबीसी लिख रहा हूँ इनके अपनी बुक्स में। आप थोड़ा अच्छे से करके आना पेपर में, जैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन है और बैलेंस शीट। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा पुरानी रेशो थी एबीसी की 3:1, 3:1। नई रेशो है 1:1। सेक्रीफाइस या गेन देख लो, जैसे भी निकाल लो इसको। तो 1/6 का सेक्रीफाइस किया है ए ने, बी ने कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं करा, पहले भी 1/3 ही मिल रहा था, अभी भी 1/3 मिल रहा है। तो सी ने बेटा 1/6 का गेन किया होगा। चलो ये तो हो गया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 1,50,000।
देखते हैं जी। जनरल रिजर्व भी है मेरे पास 60,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व का 60,000 का जनरल रिजर्व है। अगर मैं बांटूंगा 3 to 1 में तो 30,000 20,000 10,000 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा और कुछ भी बैलेंस शीट में बांटने लायक नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहती है फर्म की गुडविल 3 लाख है। 3 लाख है, 1/6 का गेन है, 1/6 का सेक्रीफाइस है। यानी कि 50,000 रुपए सी की कैपिटल को कम कर दो और ए की कैपिटल को बढ़ा दो। सी की कैपिटल को 50,000 से कम करना है, ए की कैपिटल को 50,000 से बढ़ाना है। ए की कैपिटल में नाम आ जाएगा सी का बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और सी की कैपिटल में नाम आ जाएगा ए का टू एस कैपिटल अकाउंट। चलो जी, एडजस्टमेंट तो डन। लैंड को रीवैल्यू करना है, 1,60,000 तक लेके आना। पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख है। चलो जी, बाय लैंड 60,000 से लैंड को बढ़ा दिया, नई बैलेंस शीट में लैंड 1,60,000 की हो गई। अगली एडजस्टमेंट है बिल्डिंग को मुझे डेप्रीशिएट करना है। पर ये देख लेते हैं कितना डेप्रीशिएट करना है। मैंने रीवैल्यूएशन में टू साइड तो लिख दिया। 6% डेप्रीशिएट करना, बिल्डिंग है 1 लाख की, तो 6,000 रुपए डेप्रीशिएट करना है। नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग पहुंच जाएगी 94 की। आगे बढ़ जाते हैं। क्रेडिटर को बाद में डिसाइड हुआ कि 12,000 रुपए नहीं देने हैं। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 1 लाख के। ये मेरा फायदा हो गया। फायदे क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट में लिख दिए। और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर 12,000 रुपए से कम कर दिया। लो जी, क्वेश्चन खत्म है बस मेरी तरफ से। 72,000 हाईएस्ट टोटल है, दोनों तरफ लिख दिया। 66,000 के प्रॉफिट हुए। 66,000 के प्रॉफिट आप बांटोगे 3 to 1 में, तो 33,000 22,000 और 11,000 मिल जाएंगे पार्टनर्स को। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट यहां पर ले आओ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 33 22 और 11। अब बेटा जो भी बैलेंसेस आते हैं निकाल दो। टू बैलेंस कैरेट डाउन। ए का बैलेंस कितना आ रहा है? 2,80,000, 3,13,000 आ रहा है जी। बी का बैलेंस कितना आ रहा है? 1,42,000 रुपए। सी का बैलेंस आ रहा है जी 71,000 रुपए, 71,000। नई बैलेंस शीट में भी ले जाओ इसको। कैपिटल ए बी और सी की 313 142 और 71। बेटा वो एसेट्स वो लायबिलिटी भी लिख लेना बैलेंस शीट में जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई। ठीक है जी, जैसे ही आप लिख लोगे बैलेंस शीट का टोटल 100% टैली कर जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कोर्स का पार्ट नहीं है, डिवेंचर रिडेम्पशन की बात है। रिडेम्पशन और डिवेंचर कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। वैसे मैं इसका चॉइस वाला क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड था, पर किसी भी जगह मुझे कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना जी, इतना सा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है जी, और इसके बाद बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। मतलब मैं फिलअप वाला ये क्वेश्चन करना चाहता था, पर कंप्लीट इन्फो कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। चॉइस वाला क्वेश्चन ए पार्टी करते हैं। KS Limited invited application for issuing 1,60,000 equity share of 10 each at a premium of 6 per share. The amount payable was as follow. एप्लीकेशन पर 3+1 होगा। अलॉटमेंट में 6 में 3 प्रीमियम है, तो 3+3 होगा। बचा हुआ बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। ठीक है जी, टोटल 6 का प्रीमियम है, तो 2 रुपए का प्रीमियम भी होगा और 4 रुपए की फेस वैल्यू भी होगी, तो 4+2 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन आई 3,20,000 शेयर के लिए, और एप्लीकेशन 80,000 शेयर की रिजेक्ट हो गई। एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। शेयर वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग applicants. Excess money received with application was adjusted towards some due on allotment. Jan holding 800 share failed to pay the allotment money. Share were forfeited immediately after the allotment. Afterwards, the final cost was made. Gupta, who had applied for 1,200 share, failed to pay the final cost. These share were forfeited. Out of the forfeited share, 1,000 share were reissued at 8 per share, fully paid up. और रीइश्यूड शेयर में सारे शेयर जैन के शामिल हैं। मुझे जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है जी, करते हैं जर्नल एंट्री एक बार। बेटा मेरी कंपनी 1,60,000
शेयर इशू करने की इच्छुक थी, पर मेरे पास टोटल एप्लीकेशन आई है 3,20,000 शेयर के लिए। मैं दे कितने सकता हूँ? 160। 80,000 को क्वेश्चन में बताया, रिजेक्ट कर दिया आपने, रेस्ट को प्रोराटा। तो रेस्ट कितने बचे? 240। 240 को 160 आपने दिए होंगे, यानी कि 3:2 ही चल रही है आपकी। अब एप्लीकेशन पर टोटल 4 रुपए थे, अलॉटमेंट पर 6 रुपए थे, और फर्स्ट कॉल पर बैलेंस था। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं, गलती ना हो जाए कुछ। 3+1, 3+3 और बचा हुआ बैलेंस। ठीक है जी। अब मैं एडजस्ट करूंगा अमाउंट 80,000 शेयर की, और 80,000 शेयर को रिजेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले 320 पर 4 आए, 3,20,000 शेयर पर 4 रुपए आए हैं, यानी कि 12,80,000 रुपए आए हैं। 160 के 3, 480, 480 को शेयर दिए। 160 पर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है। 80,000 पर 4, ये पैसे मुझे एडजस्ट करने हैं। 80,000 पर 4, ये मुझे रिफंड करने हैं। अभी एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ जाओ। 4,80,000 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, 4,80,000 रुपए प्रीमियम के भी मांगे। 9,60,000 मिले या नहीं मिले वो बात का मुद्दा है जी। यहीं पर कुछ शेयर जब्त हुए, तो इसलिए आगे मत बढ़ना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये समझो। 2,40,000 को मैंने 1,60,000 शेयर दिए, यानी कि 80,000 की 4 रुपए एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी होगी। जब अलॉटमेंट मनी मांगूंगा तो कितने शेयर से मांगूंगा? मैंने मांगे 1,60,000 शेयर से 6 रुपए, यानी कि 960। तो उन्होंने कहा होगा मेरे 320 तो एडजस्ट कर दो। मैंने एडजस्टमेंट की पूरी कैलकुलेशन देख ली है, सारा पैसा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो रहा है। तो पैसे आने चाहिए थे 6,40,000। अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। जैन शायद जिसके पास 800 शेयर है, जैन जिसके पास 800 शेयर है, अलॉटमेंट वाली नहीं थी, शेयर जब्त। बेटा मैंने 3:2 में अलॉटमेंट करी है। अगर उसके पास 800 शेयर है तो उसने अप्लाई 1,200 शेयर के लिए किया होगा, सीधी सी बात। यानी कि 400 शेयर पर एप्लीकेशन मनी जो कि 4 रुपए है, मेरे घर एडवांस पड़ी होगी 1,600 रुपए। अगर क्वेश्चन देखा 800 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो 3 रुपए एक नहीं दिए, 3 रुपए एक नहीं दिए, 3 ये नहीं दिए फेस वैल्यू, 3 सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया। तो ना तो 2,400 ये मिले, ना 2,400 ये मिले, लेकिन 1,600 एडवांस पड़े थे। एडवांस पहले फेस वैल्यू के लिए एडजस्ट करना। तो यानी कि ये 800 नहीं आए फेस वैल्यू के, 2,400 रुपए प्रीमियम के नहीं आए, 3,200 रुपए नहीं आए, और यहाँ हो गए शेयर जब्त। ठीक है जी। तो पहले बेटा इतनी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे जरा क्वेश्चन को। क्या काम करो, चलो बढ़ाते बेटा। 1,60,000 शेयर में से 800 शेयर यहाँ जब्त हो जाएंगे, तो 1,59,200 शेयर से मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा। मान लो जी ये पैसे 640 में से 3,200 माइनस कर दो। 640 में से 3,200 माइनस कर देते हैं जी, और 1,320 में से 1,600। ठीक है जी। उसके बाद 1,60, 960, 960 में से 4,800। चलो जी, मैंने कर दिया कैलकुलेशन फटाफट से। आप जैसे आसान कर सकते हो कैलकुलेशन को, वैसे आसान करना। मेरा करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। कहता है गुप्ता जिसने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने फाइनल कॉल भी दी, उसके भी शेयर जब्त हो गए। बेटा गुप्ता के पास अगर उसने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो उसके पास भी 800 शेयर ही होंगे। 3:2 में अलॉटमेंट कर रहा है। अगर 800 शेयर होंगे तो उसने ये 6 रुपए नहीं दिए। ठीक है जी, 6 नहीं दिए, तो बेटा 800 शेयर में 6 नहीं दिए, 4,800 नहीं दिए। कहता है उसके भी शेयर जब्त हो गए। बाद में इशू के बारे में सोचना, पहले इतनी एंट्री खत्म करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या की होगी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट 12,80,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। शेयर कैपिटल के नाम के 480, प्रीमियम का नाम का 160, अलॉटमेंट के नाम के
3 20 और बैंक के नाम के 3 20। टेबल बना लो बेटा, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछता। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पर करूंगा मैं थर्ड एंट्री 480 और 480। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, चार अस्सी और 480 आपने मांगे। सारे पैसे आपको नहीं मिले। बैंक अकाउंट डेबिट जितने मिले उनकी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखते हैं जी कितने नहीं मिले। एक सेकंड, ये 640 में से 3200 कम कर दो। मैंने 3200 कम कर दिया और यही कुछ शेयर जब्त भी हुए हैं जैन के। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो जो नहीं दिया सब लिखो जी। उसने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी जैन ने, और यही शेयर जब्त हो गए। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा 800 शेयर से आपने फेस वैल्यू के 6 रुपए मांगे थे, ये देखो जी, ये 3 और ये 3। ठीक है जी, 800 शेयर से आपने फेस वैल्यू के 6 रुपए मांगे थे। 800 शेयर पे प्रीमियम नहीं आया, अलॉटमेंट का पूरा प्रीमियम नहीं आया 2400 रुपए। अलॉटमेंट पर वैसे 3200 रुपए नहीं आए, यानी कि बेटा जो आए होंगे 4000 वो जब्त। ये जैन के 800 शेयर है। ठीक है जी, मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया क्योंकि रीइश्यू के टाइम पर प्रॉब्लम होगी वरना। आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो जी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 636,800 और 318,400। ठीक है जी, ये पैसे आपने मांगे, आए या नहीं देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 950,400 आए आपके पास। 950,400 एक तो है। अब शेयर जब्त करने की एंट्री करो जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट गुप्ता के 800 शेयर हम जब्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो जो नहीं दिया सब लिखो। फर्स्ट कॉल नहीं दी बस उसने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो दिया सब जब्त। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। 800 शेयर पर पूरी फेस वैल्यू, 800 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पर टोटल पैसे कितने नहीं दिए, 4800। तो जो 4800 दिए वो जब्त। रीइश्यू की एंट्री करते हैं। अब पढ़ते हैं रीइश्यू क्या कहता है। 1000 शेयर को 8 पर बेच दिया, फुली पेड शेयर से कंपेयर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर को 8 पर इशू कर दिया। 1000 शेयर पर 2 रुपए की डिस्काउंट है। टोटल शेयर मेरे 10,000 रुपए के थे। कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर होगी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखते हैं 1000 शेयर में किसके सारे शेयर थे। जैन के सारे शेयर थे बेटा। गुप्ता के शेयर से, ये गुप्ता के शेयर की एंट्री थी। गुप्ता के 800 शेयर से आपने कितना कमाया, 4800।
देखो जैन के पूरे 800 शेयर रीइशू हुए हैं, यानी कि गुप्ता के बचे हुए 200 इशू हैं, क्योंकि रीइशू तो टोटल 1000 ही हुआ। अगर मैंने 4800 रुपए कमाए थे गुप्ता के शेयर से 800 शेयर से, तो 200 से कितना कमा लेता बेटा? 200 से कमा लेता 1400 रुपए। ठीक है जी, सॉरी 1200 रुपए, 1200 रुपए कमा लेता। और जैन के शेयर से मैंने कितने कमाए? जैन के शेयर से मैंने कमाए 4000, 4000 और 1200, 5200 कमा लेता। 5200 में से मैंने बेटा 2000 रुपए लॉस खा लिया, तो यानी कि बचा हुआ 3200 रुपए में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बेटा? एक एडमिशन का क्वेश्चन, एक रिटायरमेंट का। बहुत टाइम से रिटायरमेंट के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो बेटा आज एक एडमिशन का क्वेश्चन कर देते हैं। एबीसी पार्टनर है, पुरानी के साथ 3:1 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल दी हुई है एबीसी की, बैंक डेटर, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीनरी। डी के एडमिशन पर नई पीएसआर मुझे बताई गई एबीसीडी की 2211 है। गुडविल है फर्म की 90,000। डी कह रहा है कि मैं गुडविल प्रीमियम के पैसे कैश में लेकर आऊंगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 24,000। मशीनरी को रिड्यूस करना है, 29,000 तक लेके आना है। क्रेडिटर के 3,000 रुपए वो लेने को तैयार नहीं है, इसलिए उसको राइट ऑफ करना है। और डी एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 1/6 शेयर के लिए। रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। आओ जी बनाते हैं जी फटाफट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते हैं। 60 40 20, ये ओपनिंग कैपिटल है बेटा, बांट दी मैंने। 60 40 20 जनरल रिजर्व में 21,000 रुपए के बांट दो। 3:1 पुरानी रेशो है, पुरानी रेशो में बांट देना। 21,000 को बांट दो बेटा 3:2:1 में। 10,500, 7,000 और 3500 ये मिल जाएंगे बेटा। नई रेशो है 2:2:1:1, यानी कि सिर्फ सेक्रीफाइस करने वाला ए है और सिर्फ गेन करने वाला डी है। और दोनों ने सेक्रीफाइस और गेन 1/6 किया है। ठीक है जी। फर्म की गुडविल 90,000 रुपए, यानी कि 15,000 रुपए ए को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जब बेटा डी गुडविल को लाएगा, हम एंट्री करेंगे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पुराना बैंक का बैलेंस 17,000 है। नए जब आप 15,000 रुपए लाओगे डी, तो एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मैंने ए की कैपिटल बढ़ा दी है 15,000 रुपए। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद रीवैल्यूएशन की कहानी है। इन्वेस्टमेंट को मुझे 24,000 तक लेकर आना है। 30,000 से कम करना है, 24 तक लेके आना है, 6,000 रुपए कम करना है। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट चली जाएगी बेटा 24,000 रुपए। मुझे मशीनरी को भी कम करना है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं कितना। 29,000 तक लेके आना है, 35 की है, तो 6,000 से इसको भी कम करना है। 29,000 तक पहुंचा दो जी मशीनरी को। और क्रेडिटर ने 3,000 रुपए लेने से मना कर दिया, ये मेरा फायदा हो गया। पुरानी बुक्स में क्रेडिटर 84,000 के, तो नई बुक्स में 81 के चले जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा डी प्रपोर्शनेट कैपिटल है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो बेटा 12,000 में से 3 चले गए, 9 का लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में। तीनों पार्टनर में बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो बेटा 3:1 में बांटेंगे, ये नुकसान होगा। रिवैल्यूएशन का लॉस ले जाओ पार्टनर कैपिटल में। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,500, 3,000, 1,500। रिवैल्यूएशन का लॉस भी आ गया। और देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, बस और कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो अब सबसे पहले बेटा बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दो, एक लाइन छोड़कर। तो बैलेंस कैरिड डाउन, एक हिस्से की कैपिटल कितनी? ये हो गया 75, 85 500 में से 4,500 चली गई, 81,000। 47 में से 3, 44, 23 500 में से 1,500, 22,000।
तो बाबू मैंने कैपिटल निकाल दी है, बैलेंस शीट निकाल दिया है, अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात को आगे बढ़ाते हैं। 81,000 और 66,147। देखो नई पीएसआर में एबीसी का शेयर कितना है, 5/6। आप 5/6 के लिए कैपिटल बिजनेस में लगाकर बैठे हो 1,47,000 रुपए। तो फर्म की कैपिटल कितनी, फर्म की कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। और डी का शेयर कितना, डी का शेयर है 16, 6 से 6 कैंसिल, यहां से आप बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल सकते हैं जी। तो 29400, ये कैपिटल डी को लानी है तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 29400। ध्यान रखना बैंक में इसको ऐड करना मत भूल जाना, ठीक है जी। और यही कैपिटल डी का बैलेंस सीडी भी बन जाएगी। अब बेटा ये आप चारों कैपिटल तो दिखाई दोगे बैलेंस शीट में, वो सब भी दिखा देना एसेट्स और लायबिलिटी जो आपने नहीं दिखाई है बैलेंस शीट में। 81, 44, 22 और 29400 ये टोटल लिख देना। अगर कोई और एसेट्स या लायबिलिटी भी है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, उनको दिखाना, टोटल 100% टैली करेगा बैलेंस शीट का। हमने बिल्कुल ठीक किया क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं जी। अब मैं पार्ट बी पर शिफ्ट कर चुका हूं, फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। एन एंटरप्राइज में होल्ड सिक्योरिटी एंड लोन फॉर डीलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पसेस, इन दिस केस होगा ये बेटा, ये थोड़ा सा मेरे को टाइपो एरर लगती है। In this case, they are similar to the inventory acquired specially for resale. Is this statement correct? Cash flow from such activity will be classified under which type of activity while preparing cash flow statement? देखो अगर आप कोई ऐसी एंटरप्राइज हो जो सिक्योरिटी खरीदती बेचती रहती है या लोन देती है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करती है इसकी, यानी कि बेटा सीधी सी बात बोलो तो आप एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, यानी कि बेटा मैं कह देता हूँ फाइनेंसिंग कंपनी यानी कि बैंक हो, ठीक है जी। बैंक का काम ही यही होता है बेटा, सिक्योरिटी खरीदते बेचते रहते हैं, लोन देते रहते हैं, लोन मिलता रहता है उनको, ठीक है जी। तो कहता है ये बिल्कुल बराबर होता है अगर कोई बिजनेस इन्वेंटरी रख रहा है खरीदने बेचने के लिए, बिल्कुल सही बात है बेटा। बाबू ये क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू है। और कहां पर रिकॉर्ड करते हैं ये बेटा, बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है जी। फिर मुझसे पूछा गया कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा जी, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स। बेटा कैश इक्विवेलेंट होते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स which are realized at a absolute value without insignificant risk। बेटा आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट क्या है बेटा, लिक्विड एसेट्स है, मोस्ट लिक्विड है, बिल्कुल कैश के बराबर है, जो रियलाइज हो जाएंगे बिल्कुल एक एब्सोल्यूट वैल्यू पर, जितनी वैल्यू पे दिखा रखा है उसी पे रियलाइज हो जाएंगे, और कोई इनसिग्निफिकेंट रिस्क वहां पर इन्वॉल्व नहीं होता, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं। One of the objective of financial statement analysis is to identify the reason for change in the financial position of company. State two more objective। वैसे मैंने अभी भी किया है बेटा पिछले पेपर में भी, to assess the long term और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसलिए भी हम करते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टू असेस द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ कंपनी। एक तो ये ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिख सकते हैं, टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे बहुत पूछा गया अदर करंट लायबिलिटी में दो आइटम कौन सी शो करेंगे ये बता दो, ठीक है जी। और अदर करंट एसेट्स में कौन सी दो आइटम शो करेंगे ये भी बता दो। बेटा अदर करंट एसेट्स, ठीक है ना जी, सबसे लास्ट हेड होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले करंट एसेट्स आती हैं, करंट, फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इसमें आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात लिख सकते हैं और एक्रीड इनकम की बात लिख सकते हैं, सबसे आसान यही दोनों बैठेंगे मेरे हिसाब से। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट लायबिलिटी में लिख सकते हैं इंटरेस्ट एक्रीड एंड ड्यू,
और इंटरेस्ट एक्रियूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रियूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रियूड बट नॉट ड्यू, ये दो बातें लिख सकते हैं, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। 21 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस? बेटा सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस क्या बताता है? सॉल्वेंसी मींस वेदर, या वेदर ना लिखो, सॉल्वेंसी मींस फर्म इज एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट लिख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट। बेटा सॉल्वेंसी का मतलब ही यही है कि कंपनी अपने सारे कर्जे दे सकती है, जब मर्जी अराइज होते हैं, शॉर्ट टर्म में हो जाए तो शॉर्ट टर्म भी दे देगी, लॉन्ग टर्म में हो जाए तो लॉन्ग टर्म भी दे देगी। कंपनी सॉल्वेंट है, दिवालिया नहीं हो गई कोई। ठीक है जी, कैलकुलेट करना है मुझे बी पार्ट में आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा आईसीआर का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और मुझे क्या दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस गिवन है। ठीक है जी, चलो खैर निकालते हैं। 20 लाख का कर्जा लिया 12% पे, तो बाबू इंटरेस्ट तो मेरा आ गया 2,40,000 रुपए। मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तक जाना है, इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, माइनस होते हैं टैक्सेस तो आता है बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। मुझे बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बताई गई 1,20,000 है और टैक्स का रेट बताया गया 40% है। बेटा आपने क्या करना है, एज्यूम अर्निंग बिफोर टैक्सेस टू बी 100%, इसको एज्यूम कर लो 100%। अगर इसमें से 40% चला जाएगा तो ये 60% के बराबर होगा, और मुझे पता है 60% 1,20,000 के बराबर है, तो यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगी 2 लाख है। इंटरेस्ट मैंने अभी बेटा 2,40,000 रुपए का निकाला, तो ईबीटी आ जाएगा 4,40,000, तो ये आ जाएगा 4,40,000 अपॉन 2,40,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.83 टाइम्स आ जाएगा। ध्यान रखना आईसीआर टाइम्स में बताई जाती है रेशो, तो 1.83 टाइम्स आ जाएगा। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है कंपनी का, बीच में सारी बातें बेकार है, और यहाँ पर मुझसे पूछागा प्रिपेयर कर दो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, आओ कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं फटाफट से। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो एब्सोल्यूट चेंज b माइनस a होगा, इसको मैं c मान लेता हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, c अपॉन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम d मान लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, कितना गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20 लाख से 25 हो गया, 20 लाख से 25 लाख हो गया, यानी कि चेंज कितना आया 5 लाख का, परसेंटेज चेंज 25%। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है अदर इनकम, 5 लाख से 1 लाख रह गई अदर इनकम, 5 लाख से 1 लाख रह गई। नेगेटिव चेंज है 4 लाख का, ब्रैकेट में लिखना, और परसेंटेज चेंज है नेगेटिव ही 80%। इससे यहां से आएगा टोटल रेवेन्यू, जिसको हम ए लिख देंगे, या क्योंकि ऊपर भी ए लिखा है कंफ्यूजन ना हो जाए तो कुछ और भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिख दो। ठीक है जी, ये आ गया 25 लाख, ये है 26 लाख, 1 लाख का चेंज हुआ है, और 1 लाख अपॉन 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 4% का ही चेंज है सिर्फ। अब एक्सपेंसेस लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस को मैं सेकंड से डिनोट करूंगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, थोड़ा सा लिखने का तरीका गलत हो गया इनका, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लो जी एक मिनट मेरी बात सुन बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू और ये 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये एक स्टेप नीचे आना था। और अदर एक्सपेंसेस क्या है, 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट और 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, ये एक एक स्टेप नीचे आने थे, गलती से इन्होंने कर दिया। तो पिछले साल में एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे 50% है टोटल रेवेन्यू का, और करंट ईयर में 60%, इसका 50%,
और बेटा जब इसका 60% निकालोगे तो ये आएगा 15,60,000। चेंज हुआ 3,10,000 रुपए का। रेशो निकालनी है, थोड़ा मुश्किल है रेशो, चलो कोई नहीं निकालते हैं। 3,10,000 12.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दी मैंने, 25 से काट दिया इनको, तो ये आ गया है 48.8% आ रहा है। एक सेकेंड नहीं नहीं, एक सेकेंड। तो 24.8%, ठीक है जी, 24.8%। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट अदर एक्सपेंसेस पिछली बार 20 और इस बार 10। अदर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट का 20% क्या रखा है मुझे, और इस साल में क्या रखा है इसका 10% है। तो 94,000 का नेगेटिव चेंज है, परसेंटेज निकाल लेते हैं जी। 94/250 मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 से कैंसिल कर लो, 37.6%। 37.6%। बस यहां से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल सकता है? 1 - 2, 1 - 2। ये टोटल रेवेन्यू, इसमें से ये टोटल खर्चे माइनस कर दो, 25 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 10 लाख रुपए। 26 में से ये माइनस कर दो, 26 लाख में से आपको माइनस करना है 17,16,000, 8,84,000। 1,16,000 का नेगेटिव चेंज, यानी कि 11.6% नेगेटिव। चलो जी, अब मुझे गिवन है टैक्सेस भी, जो कि गिवन है 40% पिछले साल में, इस साल में 50%। ये 4 लाख, ये 4,42,000, और टोटल चेंज आया 42,000 का। 42,000 का चेंज है, 10.5% का चेंज है जी। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाएगा लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 में से 4 चले गए, 6, 4,42,000। नेगेटिव चेंज है जी 1,58,000 का। और जब हम कैलकुलेट करेंगे ये लगभग 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 26.33 के आसपास। ठीक है जी, नेगेटिव चेंज। लो जी, खत्म हो गया जी हमारा ये क्वेश्चन भी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा ये। यस, 23 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो का क्वेश्चन है। बेटा आपको पता है, मैं बहुत सारे पिछले भी पेपर्स में बोल चुका हूँ कि कैश फ्लो का क्वेश्चन करने का तरीका क्या, पहले नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फो को सॉल्व करो, बाद में सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले वही करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले निकालेंगे। इसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैं वर्किंग नोट में निकालता हूँ। फिर एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। इसके एडजस्टमेंट करने के बाद आता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस की वजह से कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी। फिर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशंस, फिर इसमें से माइनस करेंगे जी इनकम टैक्स पेड, फिर जाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता लगेगा नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो। इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की भी बात कर देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है मित्र जी। अब वर्किंग नोट नंबर 1 भी बना लो, जहां सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंस इन एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस, वो भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी, पढ़ना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मुझे डिफरेंस इन एसपीएल ही दे रखा है 4 लाख माइनस माइनस का 1 लाख, यानी कि जो डिफरेंस है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का वो 5 लाख रुपए जी। आगे बढ़ाओ। उसके बाद मुझे दे रखा है 12% डिवेंचर, 10 के 9 गए यानी कि 1 लाख की रीपेमेंट हो गई। और एडिशनल इन्फो में बताया गया कि 12% डिवेंचर 31 मार्च 15 को ही रिडीम हुए हैं, यानी कि आखिरी दिन ही पेमेंट हुई है ये 1 लाख रुपए की। बाबू आखिरी दिन ही पेमेंट हुई है, इससे फर्क पड़ेगा ब्याज पर, यानी कि पूरे 10 लाख पर ब्याज लगेगा 12%, 1,20,000 का। आओ जी। सबसे पहले तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आप दिखाएंगे 1 लाख की तो रीपेमेंट ये हुई है, 1,20,000 का इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट पेड 1,20,000। इंटरेस्ट एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1,20 का यहां पर ऐड करना भी मत भूल जाना। लो उत्तर जी, आगे बढ़ते हैं। बैंक ओडी से 1 लाख के 3 लाख हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट से भी पैसे आए हैं, बिजनेस को फाइनेंस मिलता है इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लो जी 2 लाख रुपए। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले 180 था फिर 140 और नीचे एडजस्टमेंट कहती है टैक्स दिया साल में आपने 140 का। अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 140। आपने टैक्स पे किया है 140 का, तो टू बैंक अकाउंट 140, बचा हुआ बैलेंस आपको करंट ईयर में प्रोविजन बनाना पड़ेगा, वो की 1 लाख है। ये करंट ईयर का प्रोविजन वर्किंग नोट में चला जाएगा, ये इनकम टैक्स पेड के नाम से चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इनकम टैक्स पेड के नाम से चला जाएंगे 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग में, सॉरी 140 थे ये, और 1 लाख रुपए वर्किंग नोट में चला जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स। आगे बढ़ जाते हैं जी। मशीनरी का चेंज देख लो, और डैप का, डैप में चेंज है 198 और मशीनरी में चेंज है 7,64,000, 764 और 198। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, 7,64 की मशीनरी खरीदी। डेप्रिसिएशन 198 का, 1,98,000। गुडविल में डिक्रीज है, यानी कि गुडविल राइट ऑफ हुई है 20,000 की, तो बाबू वो भी यहीं पर जाएगी। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जी। आगे बढ़ जाओ। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 1,24,000 रुपए से बड़ा है, आउटफ्लो हुआ होगा 1,24 का। इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड 1,24,000। लो उत्तर।
अब हमने सारे के सारे नोट, सारी एडिशनल इन्फो सॉल्व कर दिया, सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। मेन शेयर कैपिटल में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, 8 से 10 हो गई। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 8 से 10 हो गए, यानी कि 2 लाख रुपए। और देखते हैं जी क्या दिखाना है। 1 2 3 4 कर चुके, 5 6 कर चुके। ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 लाख हो गई। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 लाख हो गई, यानी कि 50,000 का आउटफ्लो। आगे बढ़ो जी, बस और कुछ भी नहीं है। कैश, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। वर्किंग नोट से आंसर देखो एक बार कितना आया, 6 लाख रुपए। वर्किंग नोट से आंसर आया 6 लाख रुपए। ये टोटल कर देते हैं हम 140 और 198, 338। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए 938 के। 184 आप माइनस करोगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा, 8,14,000। 140 का टैक्स माइनस करोगे तो नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,74,000। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में बेटा नेट कैश आउटफ्लो दिखाई दे रहा है 8,14,000 का नेट कैश आउटफ्लो। लिखना पड़ेगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और 220 माइनस कर दिए 4 में से, तो 180 का यहाँ पर भी इनफ्लो दिखाई दे रहा है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब टोटल नेट फ्लो देख लेते हैं, 674 और 180 का 854, यानी कि 40,000 रुपए का नेट इनफ्लो आ रहा है। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो, ये क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। ओपनिंग है 240, 240 40 में ऐड करेंगे 280, और 180, ये 280 आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक किया आपने सब कुछ। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप ऐड करेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, अगर आपने सब कुछ ठीक किया है। क्योंकि हमने सब कुछ ठीक किया इसलिए ये बिल्कुल मिल रहा है। बेटा अब आपके लिए सबसे आखिरी में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फो, मेरे ऐप का लिंक, मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से ना पेड सैंपल पेपर भी बाय कर सकते हैं। हमने 10-10 सैंपल पेपर सीबीएसई के पिछले क्वेश्चन पेपर फ्री में रिकॉर्ड करे हैं, ये यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दिए हैं, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के। लेकिन 10-10 पेपर हमारे पास पेड भी हैं, एक बहुत ही अच्छे ऑथर के। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज के 10 पेपर 100 रुपी में अवेलेबल है, द कॉस्ट इज वेरी नेग्लिजिबल। इको के भी 100 में और अकाउंटेंसी के भी 100 में अवेलेबल है। ये पूरा बंडल आप 250 में बाय कर सकते हैं, पूरे 30 पेपर्स बाय कर सकते हैं। बट ये ऑफर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, जल्दी से बाय कर लीजिएगा, अदरवाइज इसकी कॉस्ट बेटा हम काफी अच्छे अमाउंट में इंक्रीज करने वाले हैं, कॉस्ट 3000 हो जाएगी। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।